नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल को देखेंगे और ये जो सेशन होने वाला है यह एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित होगा, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन पुस्तकों में से एक है। सेशन मूलतः आप लोगों के लिए 14वीं जेपीएससी और 71वीं बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उन उन एग्जाम्स में न केवल प्रश्न जो होते हैं न केवल आपके फैक्चुअल बेस्ड पर आधारित होते हैं, अपितु कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आधारित होते हैं। और इस बुक में हम लोगों ने देखा है कि 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के ओल्ड और न्यू वर्जन के साथ साथ एनआईओएस और हमारा तमिलनाडु बोर्ड के फैक्ट्स को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। अब चूंकि हम लोग मौर्योत्तर काल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 185 बीसी में, ध्यान रखिएगा 185 बीसी में जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है तो हमारा मौर्योत्तर काल प्रारंभ माना जाता है। इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि न केवल भारतीय राजवंशों से संबंधित अपितु विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भी भारत के कुछ एक भागों पर अलग अलग स्थानों पर शासन किया गया था। इन्हें प्रमुख रूप से अगर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो शुंग, कण्व और सातवाहन जो कि भारतीय राजवंश थे, वहीं अगर हम लोग बात करें विदेशी आक्रमण जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से हुआ था, इसमें हम लोग शक, सिथियन, कुषाण हो गए, हमारे पहलव हो गए, इन सभी को शामिल करते हैं। और इन जातियों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग कालखंडों में शासन किया था। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन इतिहास को जानने का यदि हम लोग स्रोत देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करेंगे तो इसमें साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ अभिलेख, सिक्कों आदि की भी चर्चा की जाती है। यहाँ पर मूल रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मिलिंद पन्हो जो कि यूनानी शासक था, मिलिंद या मिनांडर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई थी वह मिलिंद पन्हो के नाम से जानी जाती है। मिलिंद पन्हो के लेखक थे नागसेन। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है, जिसमें शुंग काल के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इस मालविका अग्निमित्रम में यवन आक्रमण या यूनानी आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विदेशी इतिहासकारों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे प्लिनी, प्लूटार्क, टॉलेमी आदि की रचनाओं से भी हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ रचनाएं और रचनाकार के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री के रचनाकार हैं प्लिनी, बराबर पूछा जाता है। ज्योग्राफिका के रचनाकार हैं टॉलेमी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक जो है यह अज्ञात लेखक है। ध्यान रखिएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है एक नाविक था, एक नाविक की रचना है जो कि अज्ञात है, जो अरब सागर की यात्रा पे आया था और उसने इस बुक की रचना की थी। तो इन बुक से हम लोग भारतीय व्यापार की प्रवृत्ति कैसी थी उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बेसनगर जो कि विदिशा का अभिलेख है, और साथ ही साथ अयोध्या अभिलेख जो कि धनदेव का है। अयोध्या में धनदेव के अभिलेख से हमें शुंग राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो सिक्कों के ऊपर तिथियों के अंकन से इस कालखंड के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत बन गए हैं। प्रमुख राजवंशों की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम लोग शुंग राजवंश की बात कर लेते हैं। शुंग राजवंश की स्थापना 185 बीसी में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के उपरांत प्रारंभ होती है। और शुंग शासकों ने लगभग मगध पर 90 वर्षों तक शासन किया और इनका शासन मूल रूप से मध्य भारत के ऊपर में था। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर शुंगों ने मध्य भारत के ऊपर अपना शासन किया था। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो कि प्रथम शुंग शासक था, वह उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए अश्वमेध यज्ञ का जो संचालन था वह पतंजलि के द्वारा किया गया था, जिसकी रचना महाभाष्य है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसने दो बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इसकी पुष्टि हमें अयोध्या अभिलेख से होती है। अयोध्या अभिलेख धनदेव का अभिलेख है, जिससे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जाने की पुष्टि होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह बौद्ध विरोधी और ब्राह्मण धर्म का पोषक था। लेकिन यहाँ एक उसके विषय में ध्यान रखिएगा कि जो भरहुत का स्तूप है, भरहुत के स्तूप को बनाने का श्रेय
पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बौद्ध विरोधी होते हुए भी पुष्यमित्र शुंग ने आपका भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त शुंग शासक भागभद्र, या जिसे हम लोग भागवत के नाम से भी जानते हैं, उसके शासन काल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालसीड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में उसका आगमन होता है और वहां पर वासुदेव के सम्मान में गौड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये फैक्ट बराबर प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें एक तथ्य और ध्यान में रखना है आप लोगों को कि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था। हेलियोडोरस आपका तक्षशिला का निवासी था। यवन शासक या यूनानी शासक एंटियालसीड्स या एंटियालकीड्स का वह राजदूत था, जो कि शुंग शासक भागभद्र या भागवत के शासन काल में इस देश की यात्रा किया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे शुंग शासकों की, तो इसमें आपका अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति जो है ये पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हुए थे कालक्रम में। और अग्निमित्र की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि अग्निमित्र का नाम हमें कालिदास की कृति मालविका अग्निमित्रम में प्राप्त होती है, जो कि मालविका अग्निमित्रम का मुख्य नायक है। इसी बुक में हम लोग देखते हैं कि अग्निमित्र के अमात्य परिषद की भी चर्चा हमें प्राप्त होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास की किस कृति में शुंग शासन के अमात्य या मंत्री परिषद की चर्चा प्राप्त होती है, तो वो आपका मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा। शुंग वंश के उपरांत हम लोग देखते हैं कि 75 से लेकर के 30 बीसी में दूसरा ब्राह्मण वंश था, वह था कर्ण वंश। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था और मौर्यों के उपरांत मगध पर ब्राह्मण वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति और इसकी हत्या जो है इसके मंत्री वसुदेव के द्वारा कर दी गई थी 75 बीसी में। और वसुदेव ने ही मगध में कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व भी एक ब्राह्मण वंश से संबंधित था। इसमें केवल 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन या सुशर्मा। ध्यान रखिए, सुशर्मन या सुशर्मा। और अंतिम शासक था कर्ण वंश का सुशर्मा या सुशर्मन, जिसकी हत्या 30 बीसी में आंध्र भ्रातीय सिमुक के द्वारा कर दी गई थी। और एक अन्य ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। सातवाहन शासकों की यदि हम लोग बात करें तो सातवाहन शासक दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे प्रबल उत्तराधिकारी थे। और सातवाहन और पुराणों में उल्लिखित आंध्र एक ही नाम माने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सातवाहन पूर्व वस्तियों का जो अस्तित्व है वह दक्कन के अनेक स्थलों पर काले और लाल मृदभांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांडों के रूप में पाए जाने से प्रमाणित होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जब मौर्योत्तर काल चल रहा था तो उस कालखंड में हम लोग देखते हैं लोहे के प्रयोग को। तो जो लोहे का प्रयोग था, लोहे के फाल का प्रयोग कृषि के विभिन्न कर्मों में किया जा रहा था, जैसे हमारा धान की रोपनी में। साथ ही साथ नगरीकरण, लेखन कला आदि के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां निर्मित होती है उत्तर मौर्य काल में। और पुराणों में कहा गया है कि आंध्र सातवाहन वंश ने कुल 300 वर्षों तक शासन किया था। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेखों की प्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये ईसा पूर्व 1ली सदी के हैं। और उसी कालखंड में हम लोगों ने देखा था कि सातवाहनों ने कण्वों को पराजित करके मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर दिया था और अपना शासन प्रारंभ कर लिया था। आरंभिक सातवाहन शासक केवल आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, ये ध्यान रखेगा। इनका शासन मूल रूप से उत्तरी महाराष्ट्र में था और वहीं से उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार किया और ये इनकी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक हो गया। सातवाहनों के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में अगर हम लोग बात करें तो शक इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत या दक्कन के क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी और पश्चिमी भारत में भी वो शासन कर रहे थे। प्रमुख सातवाहन शासकों की बात करेंगे तो इसमें पहले सातकर्णी प्रथम का नाम आता है और सातकर्णी प्रथम पहला महत्वपूर्ण सातवाहन शासक माना जाता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा अगर हम लोग बात करेंगे तो नागनिका जो इसकी रानी थी, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से ही हमें
भूमिदान का पहला साक्ष्य की प्राप्ति होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमिदान का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्ति होती है, तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख से। और सातकर्णी प्रथम को दक्षिणाधिपति की उपाधि इसने धारण की थी, या उपाधि इसे दी गई थी। एक दूसरा महत्वपूर्ण शासक है हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। ये काफी ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वानों का संरक्षक या आश्रयदाता के रूप में इसे जाना जाता है। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है, जो कि एक काव्य ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, यह एक काव्य ग्रंथ है। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई है, तो हाल के द्वारा की गई है। इसकी राज्यसभा में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण भी इसने प्रदान किया था। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के लेखक गुणाढ़, याद रखिएगा, ये पुस्तकों के नाम बराबर आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, या आश्रयदाता के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो बृहत कथा के लेखक थे गुणाढ़। कातंत्र नामक एक व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण के लेखक हैं सर्ववर्मन, और सर्ववर्मन यहाँ पर निवास करते थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो गुणाढ़ थे, इन्होंने बृहत कथा की रचना प्राकृत भाषा में ही की थी। इसके पश्चात एक तीसरा महत्वपूर्ण शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा, या एका ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा, एका ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि थी। यहाँ ध्यान रखिएगा एक तथ्य कि हर एक सातवाहन शासक के नाम के पहले उसके माँ का नाम आता है। माँ का नाम आता है, गौतमी पुत्र हो या वशिष्ठी पुत्र हो, इनकी माँ का नाम आता है। इससे हमें पता चलता है कि ये मातृसत्तात्मक समाज था। सातवाहन काल जो था, ये मातृसत्तात्मक समाज था, और माता को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो स्वयं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एका ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा है। इसने शकों को पराजित किया और अनेक क्षत्रिय शासकों को इसने नाश किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का यह दावा था कि इसने क्षहरात वंश का नाश किया, साथ ही साथ इसने इसका प्रमुख शत्रु था जो शक शासक था, उसका नाम था नहपान। नहपान को इसने पराजित किया था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह पता हमें चलता कैसे है, तो नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के हमें नासिक से प्राप्त होते हैं। नासिक महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। और नासिक जो था, यह सातवाहन काल में सातवाहनों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन शक सिक्कों पर सातवाहन शासक के द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्हों की प्राप्ति होती है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। राज्य विस्तार की बात करेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि उत्तर में मालवा से लेकर के, यानी मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य का विस्तार था, और संपूर्ण आंध्र प्रदेश पर भी उसका आधिपत्य माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उपरांत वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो था, वह शासक एक महत्वपूर्ण शासक है, और इसके सिक्के और अभिलेख जो हैं, ये हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त होते हैं। इससे यह पता चलता है कि द्वितीय सदी में जो सातवाहन साम्राज्य था, उसका विस्तार आंध्र प्रदेश पर पूर्ण रूप से हो चुका था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की अगर हम लोग बात करें, तो उसने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि आप लोग ये बुक पढ़ रहे हैं तो आंध्र प्रदेश दिया गया होगा आप लोग के बुक में, ये मिसप्रिंट हो सकता है, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं यज्ञश्री सातकर्णी शासक बना था, और ये सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासकों में से एक इसे गिना जाता है। इसने शक शासकों को पराजित किया, साथ ही साथ यह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा सातवाहन शासक व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, तो यज्ञश्री सातकर्णी था। और इसके सिक्के न केवल हमें आंध्र प्रदेश अपितु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी प्राप्त होते हैं। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित होता है, जिससे इसके व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी होने की सूचना हमें प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यज्ञश्री जो था, उसने क्या बोलते हैं, जहाज के चित्र के अंकन वाले सिक्कों का संचालन किया था, या उसको ये चलाया था। सातवाहन कालीन सामाजिक स्थिति की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो गौतमी बलश्री सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, अद्वितीय ब्राह्मण इसे कहा गया है, तो आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि इसका प्रमुख शासक था।
कहां पर? तो नासिक अभिलेख में। ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नासिक अभिलेख में ही गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया? तो अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ही वो पहला शासक था जिसने समाप्त होते हुए चातुर्वर्ण समाज को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, और इसने समाज में वर्ण संकर जातियों के मिश्रण को रोकने का प्रयास किया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सातवाहन ही वो प्रथम शासक थे जिन्होंने भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा प्रारंभ की थी। यद्यपि ध्यान रखिएगा कि भिक्षुओं के लिए भी इस प्रकार के दान के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। या ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षु हो, उन्हें अनुदान या जागीर के रूप में भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन शासकों के द्वारा ही चलाई गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में दाता के रूप में शिल्पियों में गंधिकों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये गंधिक कौन थे? तो गंधिक थे इत्र बनाने वाले शिल्पी। ये ध्यान रखिएगा, सातवाहन काल में जो गंधिक थे, जो इत्र बनाते थे, वो दाता या दान कर्ता के रूप में इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि इसी का एक अपभ्रंश नाम उभर करके सामने आता है जिसे हम लोग गांधी के नाम से जानते हैं। सातवाहन समाज में हम लोग शासकों के नाम को देख चुके हैं, चाहे यज्ञश्री सातकर्णी हो, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो, या वशिष्ठीपुत्र पुलमावी हो, सभी के नामों के पहले माता के नाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो समाज था, ये मातृ सत्तात्मक समाज का आभास देता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों में अंतर विवाह या अंतर गोत्रीय विवाह का भी प्रचलन देखा जाता था। गोत्र विवाह जनरली वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत गोत्र विवाह को निषिद्ध माना गया है, लेकिन इनमें अंतर गोत्र विवाह भी होते थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में रानियां जो थी वो प्रतिशासक या रीजेंट के रूप में भी ये लोग कार्य करते थे। धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो ये सभी ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, स्वयं ब्राह्मण थे, और इनके राजा और रानियों ने अश्वमेघ, वाजपेयी आदि यज्ञों का संचालन भी किया था। और इसके अतिरिक्त कृष्ण, वासुदेव आदि बहुत से वैष्णव देवताओं के भी ये उपासक थे। यज्ञश्री आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी की जब हम लोग बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ये ध्यान रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी 2 अश्वमेघ यज्ञों का संचालन किया था। 2 अश्वमेघ यज्ञ इसने किए थे। इसके अतिरिक्त सातवाहन शासक भिक्षुओं या बौद्ध भिक्षुओं को भी ग्राम दान में देते थे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर जो थे वो सातवाहनों के शासन में, और विशेष रूप से बात करें तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी वंश इक्ष्वाकु वंश के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। सातवाहन शासकों के द्वारा महाराष्ट्र में, पश्चिमी दक्कन में, नासिक और जुन्नार क्षेत्रों में व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि नासिक और जुन्नार क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उनका विकास होता है। इसके उपरांत हम लोग देखेंगे सातवाहन काल की प्रशासनिक व्यवस्था और इस काल में क्या क्या प्रशासन के अंतर्गत होता था। बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सातवाहन शासक जो कि ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, उन्होंने धर्म शास्त्रों में राजा के बताए गए कर्तव्यों का ही पालन करने का प्रयास किया। और इनका मानना था कि जो राजा है वह धर्म का संरक्षक है। सातवाहन राजा का वर्णन राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि पौराणिक महापुरुषों के गुणों से विभूषित किया गया है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि सातवाहन काल में शासकों में देवत्व सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। सातवाहन शासक की बात, सातवाहन साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की भांति इसे भी विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। और सातवाहन की बात करेंगे सातवाहन काल में तो जिले को अशोक काल की भांति विभाजित किया गया था, जिसे आहार कहते थे। ध्यान रखिएगा सातवाहन काल में जिलों की संज्ञा आहार थी। और उनके अधिकारियों की बात करेंगे तो मौर्य काल की भांति ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सातवाहन काल में सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। और इनके प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सैनिक और सामाजिक लक्षण दोनों इनके प्रशासन में विद्यमान रहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो प्रशासन का कार्य गौल्मीक नामक अधिकारी के अंतर्गत था। ध्यान रखिए गौल्मीक जो था वह सातवाहन समय में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन देखता था। गौल्मीक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग विभिन्न 9 रथ, 9 हाथी,
25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक आदि होते थे। गौलमिक, ध्यान रखिएगा, एक सैनिक टुकड़ी भी थी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य देखती थी, सुरक्षा का कार्य देखती थी, और इसका मूल कार्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, सुचारू रूप से चलाना। सातवाहन शासन में सैनिक लक्षण उनके अभिलेखों से हमें प्राप्त होते हैं, और वहां पर विभिन्न शब्द जैसे कि कटक और स्कंधावार ये प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि सातवाहन शासन में जो सैनिक लक्षण थे वह विद्यमान थे। कंटक और स्कंधावार की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सैनिक शिविर थी या बस्तियां थी, ये भी ध्यान रखिएगा। गौलमिक की तरह कंटक और स्कंधावार को आप लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, जो कि सैनिक शिविर और बस्तियां होती थी। और मूल रूप से अगर कहें तो ये कंटक और स्कंधावार प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि राजपुरुष सैनिक और राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से पूर्णतया मुक्त घोषित करके भूमियों को विभिन्न ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। ये इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। सातवाहन काल में सामंतों की 3 श्रेणियों का प्रचलन था। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, जिसे सिक्का ढालने का अधिकार प्रदान किया गया था। दूसरी श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था, और तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। और इन सभी सामंतों को अपने अपने क्षेत्रों में कुछ सत्ता प्राप्त थी, जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। सातवाहन कालीन कला की बात करेंगे तो पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टानों को काट करके चैत्य और विहार बनाए गए इस कालखंड में। और चैत्य जो थे वो बौद्धों के या बौद्ध धर्म के लिए मंदिरों का कार्य करते थे, और विहार वह स्थान होता था जहां पर कि बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ध्यान रखने योग्य तथ्य कि इन विहारों में वर्षा काल के 4 माह में बौद्ध भिक्षु अपना निवास करते थे। चैत्य का निर्माण अनेक स्तंभों पर किया गया था, जो कि एक बड़े कमरे के समान होता था। बिहार में एक केंद्रीय शाला होती थी, साथ ही साथ इसकी अन्य विशेषताएं आप लोग देख लीजिएगा। एक कार्ले का चैत्य आप लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जो कि पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में है। सातवाहन काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य है, और बिहार और चैत्य दोनों पास पास ही बनाए जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। नासिक में 3 बिहारों के साक्ष्य की प्राप्ति होती है, किंतु नहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख इनसे हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बिहार है ये ईसा की प्रथम या द्वितीय सदी में इसका निर्माण किया होगा। इसके अतिरिक्त शिला से बनाए गए या चट्टानों से बनाए गए वास्तुकला के प्रमाण भी हमें आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्तूपों का भी निर्माण किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अमरावती के स्तूप का निर्माण सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो कि 200 BC में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे कि अमरावती स्तूप में बौद्ध या भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे गए हैं। भगवान बुद्ध के जीवन के अनेक दृश्यों की रचना इसके ऊपर में की गई है। और यहाँ पर नागार्जुन कोंड की बात करेंगे, जो कि सातवाहन वंश के बाद के वंश इक्ष्वाकु वंश के काल में बौद्ध धर्म के लिए एक उत्कर्ष की चोटी पर था। और यहाँ पर बौद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि सबसे पुरानी ईंटों के बने हिंदू मंदिरों की भी हमें प्राप्ति होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ईंटों से बने हुए सबसे पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेष हमें नागा अर्जुन कोंड से प्राप्त होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। भाषा साहित्य की बात करेंगे तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, और उनके अधिकांश अभिलेख हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है कि हाल की रचना थी गाथा सप्तशती या गुणाढ़ की रचना थी बृहत कथा, दोनों प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। सातवाहन कालीन आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इस कालखंड में करीमनगर और वारंगल से लौह अयस्क का उपयोग किया जाता था, यह ध्यान रखिएगा। और करीमनगर जिले की बात करेंगे तो यहाँ से उत्खनित स्थान पर लोहार की एक दुकान के अवशेष की भी प्राप्ति होती थी। और कोलार क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां से स्वर्ण की प्राप्ति या सोने की प्राप्ति सातवाहनों के द्वारा की जाती थी। अब सातवाहनों की बात करेंगे तो इन्होंने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए, अपितु इन्होंने पोटीन, तांबे, कांसे और शीशे के मुद्राएं इन्होंने चलाए थे। और सर्वाधिक मात्रा की बात करेंगे
तो सातवाहनों के सर्वाधिक सिक्के शीशे के थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। कुषाणों के सर्वाधिक सिक्के जो थे वो शीशे के बने होते थे। इन्होंने पोटीन के सिक्के भी बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। पोटीन के सिक्कों का प्रचलन सातवाहनों के द्वारा किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। इसके अतिरिक्त इस कालखंड में दक्कन के लोग धान की खेती करते थे और कृष्णा गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र, वह काफी उपजाऊ था और धान की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध कराता था। इसके अतिरिक्त विदेशियों के विवरण से हमें प्राप्त होता है कि आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन भी होता था और विश्व यह कपास उत्पादन में आंध्र प्रदेश ये विश्व में प्रसिद्ध था। इसके पश्चात हम लोग विदेशी राजवंशों की चर्चा करेंगे, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो मौर्य काल के समय से ही हम लोग देखते हैं या उसके उपरांत उत्तर पश्चिम की ओर से भारत में अनेक जातियों के द्वारा आक्रमण किया गया और कालांतर में इन जातियों का भारतीय समाज में ही समावेश हो गया। इनमें सबसे प्रमुख अगर हम लोग विदेशी आक्रमणकारियों की बात करेंगे तो उसमें हिंद यूनानियों का नाम आता है और लगभग 200 बीसी में यूनानियों ने हिंदुकुश पर्वत, जो कि आपका अफगानिस्तान में है, हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया और यूनानी उत्तर अफगानिस्तान में, ध्यान रखिए, उत्तरी अफगानिस्तान के अंतर्गत आमू दरिया, जो कि वर्तमान ऑक्सस नदी के रूप में जाना जाता है, आमू दरिया के दक्षिण में बैक्टीरिया में शासन करने लगे थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे बैक्टीरिया किसे कहते हैं तो उत्तरी अफगानिस्तान में आमू दरिया या ऑक्सस नदी के दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं तो बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जहां पर हिंद यूनानी शासकों के द्वारा शासन किया जा रहा था और भारत पर आक्रमण सबसे पहले इन यूनानियों के द्वारा ही किया गया था, जिसे हम लोग हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी के रूप में जानते हैं। इसके उपरांत अगर हम लोग बात करें तो यह जो क्षेत्र था, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस कालखंड में जब सिकंदर ने इस क्षेत्र को जीता था तो उसी कालखंड में यहाँ पर यूनानी आकर के बस गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखने योग्य एक तथ्य, पहले मैं एनलार्ज कर लूँ इसे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ऐसा माना जाता है कि यूनानी जो थे अयोध्या और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे और मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो दो यूनानी राजवंशों ने एक ही समय पर पश्चिमोत्तर भारत में समानांतर रूप से शासन किया था। पहला हिंद यवन आक्रमणकारी जिसे हम लोग जानते हैं वह डेमेट्रियस प्रथम था, जिसने 183 बीसी में पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इसने उस समय के साकल या आधुनिक सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है सियालकोट, ध्यान रखिएगा, पंजाब नहीं होगा, पंजाब निकल रहा था मुंह से, तो हमारा आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था मिनांडर, जिसने 165 से लेकर के 145 बीसी तक शासन किया था। इसे हिंदी में हम लोग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं और मिनांडर की राजधानी की बात करेंगे तो पंजाब में ही साकल थी, जिसे कि आधुनिक सियालकोट, ये पंजाब जो है हमारा, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां के सियालकोट में थी और इसने गंगा यमुना के द्वार पर भी आक्रमण किया था। और इसी के कालखंड में जब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु मिनांडर के पास गया था तो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई थी उसे हम लोग मिलिंद पन्हों के नाम से जानते हैं और नागसेन ने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो मिलिंद पन्हों का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि हिंद यवन शासकों के द्वारा भारत में बृहत पैमाने पर सिक्के जारी किए गए थे। ये पहले शासक थे जिनके सिक्कों पर हम लोग तिथि और शासक के नामों का अंकन भी देखते हैं और इनके सिक्कों के विषय में हम लोग निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं कि ये सिक्के किस शासक के थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत की जब बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों के द्वारा ही सोने के सिक्के जारी किए गए थे और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन इनकी जो मात्रा थी यह कुषाणों के शासन में अत्यधिक थी। कुषाण काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानी शासकों के बनस्पत। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुषाणों के सोने के सिक्कों की जो शुद्धता थी यह गुप्त काल से भी सबसे सर्वाधिक थी। गुप्त काल में हम लोग पढ़ते हैं कि गुप्त काल में भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन शुद्धता के मामले में कुषाण के सिक्के सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के ये इन्होंने चलाए थे। इसके अतिरिक्त
हिंद यूनानी शासकों का जब भारत पर शासन हो रहा था, पश्चिमोत्तर भारत पर, तो उस समय पर यूनान की एक कला थी जिसे हम लोग हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन जो था उस इलाके में होता है। और हिंद यवन शासक जो था एंटीयालसीड्स, जो हम लोग पढ़ चुके थे, जिसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को अपने राजदूत के रूप में भेजा था। इसके पश्चात हम लोग शकों को देखते हैं और यूनानियों के पश्चात भारत पर शकों का आक्रमण होता है। शकों ने यूनानियों से अधिक क्षेत्रों पर शासन किया और भारत में इनकी अलग अलग 5 शाखाएं थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली शाखा ने अफगानिस्तान पर शासन किया, दूसरी शाखा ने पंजाब में, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा में आकर के बस गई, जो लगभग 2 सदियों तक इन्होंने शासन किया। चौथी शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिमी भारत में स्थापित की और ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक इन्होंने शासन किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिमी शाखा थी शकों की, इन्होंने भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था। 5वीं और अंतिम शाखा थी जिसने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व बनाया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिमी भारत में शक स्थापित हुए थे उसी का एक शासक था रुद्र दामन। और रुद्रदामन का अभिलेख हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग जूनागढ़ के अभिलेख के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 57 से 58 बीसी में उज्जैन का कोई स्थानीय शासक था, उसने शकों को पराजित किया था और उसके पश्चात ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कहा जाता है कि तभी से विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वह काफी एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाधि बन गई, जिसे भारतीय शासकों के द्वारा धारण किया जाने लगा। संपूर्ण इतिहास की बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो उस कालखंड में कुल 14 भारतीय शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी समय हम लोग देखते हैं कि जब 57 से 58 बीसी में उज्जैन के उस शासक ने शक शासक को पराजित किया था, तो इसी की स्मृति में 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत उस शासक के द्वारा जारी किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य हुआ था। शकों की पश्चिमी शाखा की बात करेंगे तो इन्होंने लगभग 4 सदियों तक शासन किया और इनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था गुजरात में होने वाले समुद्री व्यापार से। गुजरात में जो व्यापार हो रहा था, इनके माध्यम से ये काफी ज्यादा लाभान्वित होते हैं और इसी से इन्होंने उस क्षेत्र में भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। शक शासक रुद्र दामन की बात करेंगे तो इन्होंने 130 से 150 ईसा पूर्व तक शासन किया था, जो शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों में भी इसका शासन देखा जाता था। रुद्रदामन ने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ध्यान रखिएगा, इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के शासन काल में भी किया गया था और इस झील का प्रयोग उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी शासक था और इसने सबसे पहली बार भारत में विशुद्ध संस्कृत में अपने अभिलेख जारी किए थे। और संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जो है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। गुजरात के जूनागढ़ से इस अभिलेख की हमें प्राप्ति होती है। इसके पश्चात पश्चिमोत्तर भारत पर हम लोग देखते हैं कि पार्थियाई या पहलव लोगों का आधिपत्य हुआ। और पार्थियाई लोगों के मूल स्थान की बात करेंगे तो इनका मूल स्थान ईरान था और वहां से इन्होंने भारत पर आक्रमण करके भारत पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इसका प्रमुख शासक गोंदो फर्निस था, जो 20 से 41 ईस्वी में शासन किया था। और इसी के शासन काल में एक प्रसिद्ध ईसाई धर्म प्रचारक था सेंट टॉमस या सेंट थॉमस जो था, सेंट थॉमस, यह भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। आज के इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके पश्चात हम लोग कुषाण काल और फिर मौर्योत्तर काल के सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों की चर्चा में अगले सेशन में हम लोग भाग लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।